हमारा चैप्टर चल रहा था जल संसाधन वाला। इससे पहले इसकी एक वीडियो आ चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर का प्रीवियस पार्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी चैप्टर की, क्योंकि ये कई पार्ट्स में कवर होगा, इसीलिए इसी चैप्टर की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जल संसाधन के नाम से, जहाँ पे आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यार ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, इसका पहला पार्ट आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे सामने है लेगून और पश्च जल। ठीक है, इससे पहले हमने धरातलीय जल संसाधन क्लियर करा, भौम जल संसाधन क्लियर करा। आज हम पढ़ेंगे लेगून और पश्च जल। ठीक है, तो लाइन वाइज जो एनसीईआरटी में आपको जिस तरह लिखा है उसी तरह हम समझेंगे, क्या लेगून जल कौन सा होता है, पश्च जल कौन सा होता है, सारी बातें पर समझेंगे। तो लाइन वाइज समझते हैं। लिख रखा है किताब में कि भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है। यानी कि भारत की समुद्र तट रेखा, अगर आप खुद ध्यान से देखोगे भारत की समुद्र, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जो 3 ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, आपका एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और नीचे फिर हिंद महासागर है। तो तीनों जगह से भारत जो है पानी से ढका हुआ है, और यही वजह है कि जो भारत की समुद्र तट रेखा है बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। हम सब इस बात को जानते हैं। और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है। यानी दंतुरित का मतलब है एक तरीके से टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, दंतुरित यानी एक तरीके से टेढ़ी मेढ़ी है, दांत टाइप की है, इसको हम बोलते हैं दंतुरित। अगर आप भारत के नक्शे को देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि बहुत जगह जो है, जो हमारी समुद्र तट रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसी को दंतुरित बोला जाता है। ठीक है, तो इसे टेढ़ी मेढ़ी समुद्र तट रेखा के कारण क्या होता है कि बहुत सी लेगून और झीलें बन जाती हैं। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, लेगून और झीलें बन जाती हैं। झीलें हम सब समझते हैं। लेगून जो है यही एक तरीके से जो टेढ़ी मेढ़ी समुद्र तट रेखा की वजह से जो बीच में स्थान बन जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है लेगून जल। ठीक है, जैसे अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी समुद्र तट रेखा है, ठीक है, तो उसके अंदर उसके कारण जो झील बनती है, जल होता है उसके आसपास का, उसको बोला जाता है लेगून जल। ठीक है, हालांकि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है। इन जलाशयों में, क्योंकि ये महासागरों का ही हिस्सा है, महासागरों में खारा पानी होता है और ये भी जो है महासागरों का ही हिस्सा होता है। बस ये जो है समुद्र तट रेखा जो होती है हमारी, उसके करीब होता है। उसके करीब होने की वजह से इनको नाम दे दिया गया है लेगून जल। ठीक है, क्लियर है बात। और इसमें भी पानी कैसा होता है, लेगून जलों में खारा जो है जल होता है, खारा ही पानी होता है। ठीक है, इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। यानी इन लेगून जल का, झीलों का पानी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मछली पालन में, चावल की जो है सिंचाई में, नारियल की सिंचाई में। ठीक है, इन सब में इन पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लेगून जल और पश्च जल में अगर आपसे कोई पूछे कि लेगून जल किसको कहते हैं, तो आप सिंपली बता दो जो लेगून जल होता है उनका पानी खारा होता है, ये जो है महासागरों का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये जो है समुद्र तट रेखा के करीब होती है, इसलिए इनको बोला जाता है लेगून। ठीक है, जल की मांग और उपयोग अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है। अब इसको समझते हैं। जल की मांग और उपयोग, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जो जल की मांग है वो लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से जल की कमी हो रही है। तो हम जल की मांग को समझते हैं और उपयोग समझते हैं इसका, कि जल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। बेसिकली हमें भी पता होता है ये चीज़ तो, कि जल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, लेकिन इस किताब में देखते हैं किस तरह हमें बताया गया है। तो पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, हम सब जानते हैं इस बात को। यानी यहाँ पे जो है कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर डिपेंड है। यानी कि अगर हमारी जनसंख्या देखी जाए, पॉपुलेशन देखी जाए भारत की, तो बहुत ज़्यादा प्रतिशत पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड किस पे, कृषि पे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें पता है।
पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं हम सब समझते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी योजनाएं होती हैं? जो 5 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा भारत के विकास के लिए, ठीक है। उन्हीं योजनाओं को पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के विकास पर जो है बल दिया गया, सिंचाई के विकास पर फोकस किया गया, ठीक है। और इसीलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इनकी जो है शुरुआत की गई। और यहाँ पे अब जो लाइन आ रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको सही मायनों में बताएगी कि जल की मांग क्यों बढ़ रही है और जल का उपयोग कहाँ ज़्यादा हो रहा है, ये लाइन हमें अब बताएगी। तो लाइन है हमारे पास कि भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। यानी कि सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए जल की मांग अधिक की जाती है भारत में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत में किस चीज़ के लिए होता है, तो आप सिंपली बता सकते हैं उसको कि जल का उपयोग सबसे ज़्यादा भारत में सिंचाई के लिए होता है, ठीक है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, ठीक है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, यानी कि सिंचाई में होता है, ठीक है। धरातलीय जल का 89%, भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है, ठीक है। धरातलीय जल का कितने प्रतिशत जो है इस्तेमाल किया जाता है? 89%, भौम जल का 92%। औद्योगिक सेक्टर में, उद्योगों में कितना पानी इस्तेमाल होता है, अब ये समझते हैं। औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। यानी औद्योगिक सेक्टर में पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू कृषि। कृषि में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन औद्योगिक सेक्टर में जो है पानी को जो है कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। भौम जल का भी और धरातलीय जल का भी, ठीक है। कितना लिखा हुआ है? धरातलीय जल का 2%, भौम जल का 5%, ठीक है। घरेलू सेक्टर में, यानी कि घरेलू में, घरों में किस तरह पानी का इस्तेमाल किया जाता है, कितना इस्तेमाल किया जाता है, ये समझते हैं अब। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक है। यानी धरातलीय जल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, भौम जल का उपयोग कम किया जाता है, ठीक है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। ये चीज़ हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है, किस सेक्टर में पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है? कृषि सेक्टर में, ठीक है। अब एक और लाइन यहाँ पर आई हुई है, वो लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिख रखा है कि भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। यानी कि अभी तो फिलहाल किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जल का इस्तेमाल होता है? कृषि सेक्टर में। लेकिन भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा? औद्योगिक सेक्टर, घरेलू सेक्टर, इन जगहों पर जल का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। समझते हैं हम सिंचाई के लिए जल की मांग, क्योंकि अभी हमने अभी पढ़ा कि जो है सबसे ज़्यादा भारत में जल का इस्तेमाल जो होता है वो कहाँ होता है? कृषि में होता है, सिंचाई में होता है। तो अब हम सिंचाई के लिए जल की मांग को ही समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, और किस तरह, क्या वाकई सिंचाई की जो मांग की जाती है वो क्या वाकई पूरी होती है या इसमें कमी होती है। तो वो चीज़ें समझते हैं अब हम। तो कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। भाई जाहिर सी बात है, कृषि में जो पानी का इस्तेमाल है वो सिंचाई के लिए होता है, ठीक है, सिंचाई करने के लिए। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। भाई सिंचाई की हमें आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वर्षा पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। वर्षा कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, तो वर्षा पे टोटली हम कंप्लीटली जो है डिपेंड नहीं हो सकते। इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, ताकि अगर बारिश धोखा दे दे तो हमारे पास सिंचाई के लिए पानी हो और हम सिंचाई करके कृषि को पैदा कर सकें, ठीक है, कोई समस्या ना आए। क्लियर? तो इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। भाई देश के बहुत सारे भाग, आप राजस्थान चले जाएं, आप और जगह चले जाएं, तो वो वर्षा विहीन है, वहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती, वो सूखे इलाके हैं, ठीक है। जैसे उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है। यानी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल सूखा रहता है, वहाँ पे भी बारिश नहीं होती।
इसलिए जो शुष्क ऋतु हैं वहाँ पे बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश तो होती नहीं, तो इसलिए पानी की आवश्यकता कृषि के लिए होती है। और यही वजह है कि जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्लियर? बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। सिंचाई की व्यवस्था जब होती है तो फिर खेती भी अच्छी होती है, खेती की प्रोडक्टिविटी भी बढ़िया होती है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती। और अगर सिंचाई की व्यवस्था बेकार होती है तो फिर दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। तो जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यानी कि जो सिंचित भूमि होती है, सिंचित भूमि जिस पर सिंचाई की जाती है, और असिंचित भूमि जिस पर सिंचाई नहीं की जाती, जो वर्षा पे डिपेंड होती है। तो जो सिंचित भूमि की कृषि होती है, कृषि उत्पादकता प्रोडक्टिविटी असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो पता होनी चाहिए ये चीज़ हमें। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। यानी कि पंजाब हमारा इलाका, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहाँ पे जो निवल बोया गया क्षेत्र है, जितना भी बोया गया क्षेत्र है, यानी जितने भी क्षेत्र पे खेती की जाती है उसका 85% भाग तो ऐसा है जिस पर सिंचाई की जाती है, जो वर्षा पे डिपेंड नहीं है, जिस पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इस बात को कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है मुख्य रूप से सिंचाई के द्वारा जो है सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाती है। ठीक है, इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। यानी कि इन राज्यों में जो है गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, और इनका उत्पादन जो है सिंचाई की सहायता से ही किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो, कहीं पे डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।